दुनिया की कुछ बहुत ही दूर दराज की जगहों पर हाल ही में ऐसी ऐसी खोजें हुई कि वैज्ञानिक भी दंग रह गए। वहाँ कुछ तो हो रहा है, पर असली सवाल ये है, आखिर क्या? 2018 में कुछ ऐसी शॉकवेव्स मिली जिनसे हमें पता लगा कि वो रेडिएशन साउथ पोल से आ रही है। हजारों साल तक बर्फ की मोटी परत के नीचे दबे होने और कुल्फी जमा देने वाले तापमान में रहने के बाद अब एंटार्क्टिका का सच सामने आने लगा है। ये एक उपग्रह से ली गई तस्वीर है जिसमें इन पहाड़ों के बीच बना एक बड़ा सा सुराख नजर आ रहा है। इस महाद्वीप की तह में क्या राज छिपे हैं जहां अभी तक ज्यादा खोज भी नहीं हुई। सच कहें तो एंटार्क्टिका में जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी दुनिया बसी हुई थी। और यहाँ से हमें मानव उत्पत्ति के बारे में क्या जानकारियां मिल सकती हैं। एंटार्क्टिका में बर्फ की परतों के नीचे शायद मानव सभ्यता के इतिहास के सबसे बड़े राज दफन हैं। ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही है। हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले रहे ही नहीं। रॉस आइलैंड, एंटार्क्टिका। दुनिया के सबसे निचले हिस्से में ज्वालामुखियों से बने इस इलाके में आधुनिक फिजिक्स के कई बड़े गहरे राज छिपे हैं। इसी जगह पर मई 2018 में नासा के वैज्ञानिक एंटार्क्टिक इंपल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना यानी एनीटा पर काम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसी बात देखी जो फिजिक्स के किसी भी नियम से परे थी। कॉस्मिक रेस। आमतौर पर ये अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आती हैं, लेकिन यहां तो वो जमीन के नीचे से निकल रही थी। हम फिजिसिस्ट भी 2018 में ये देखकर हैरान रह गए थे कि साउथ पोल से एक बड़ी ही अनूठी रेडिएशन निकल रही है। तब हम फिजिसिस्ट ने कहा, ये आखिर कौन सा पार्टिकल हो सकता है? ये तो बिल्कुल नया है। हम ये तो जानते हैं कि आसमान से हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज बरसते हैं, लेकिन कभी उनके जमीन के नीचे से निकलने की बात नहीं सुनी। मगर वहां वही हो रहा था। जब लोगों ने जमीन के नीचे से निकलने वाली उन कॉस्मिक रेज को देखा तो सबसे पहले यही सवाल आया, ऐसा कैसे हो सकता है? एंटार्क्टिका आज भी दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां अभी भी बहुत कम खोजें हुई हैं, मगर अब जो दिख रहा है वो तो हमारे लिए एक बड़ा गहरा रहस्य है। एंटार्क्टिका एक बड़ा ही खतरनाक बीहड़ है। यहाँ की 98% जमीन तो बर्फ की परत से ढकी है जो करीब 5 किलोमीटर मोटी है। यहाँ एक पहाड़ है जो 12,400 फुट ऊंचा है, जापान के माउंट फूजी जितना, मगर इसके बाद भी वो इसकी सतह को पार नहीं कर पाया। यहाँ का तापमान हमेशा -45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और हवा भी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाती है। यहाँ के पीक सीजन में भी सिर्फ 4,000 वैज्ञानिक और सेना के जवान रहते हैं। एंटार्क्टिका दुनिया का आखिरी छोर है। हम उसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। पुराने नक्शों में इस जगह को दानवों का घर बताया गया है। पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एंटार्क्टिका ही एक ऐसी बची हुई जगह है जिसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि इसकी खोज करीब 250 साल पहले हो गई थी, लेकिन आज भी वैज्ञानिकों को इस बर्फीले बियाबान से जुड़े जितने जवाब मिले हैं उससे ज्यादा तो इसने सवाल खड़े किए हैं। इस जगह पर बर्फ की इतनी गहरी परत जमी है कि एंटार्क्टिका की सतह को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि बात सिर्फ यहाँ की उस जियोलॉजी की ही नहीं है जो हमें नजर नहीं आती। उनके मुताबिक एंटार्क्टिका में इंसानों के साथ साथ गैर इंसानों की भी बहुत सी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं कि हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि साउथ पोल के इस रहस्यमय महाद्वीप पर कुछ तो चल रहा है और बहुत से लोग ये बात कह चुके हैं कि एंटार्क्टिका असल में एक एलियन बेस है। कई वर्षों से ये चर्चा आम है कि एंटार्क्टिका में परग्रही गतिविधियां चल रही हैं। अब इतने समय बाद इस बर्फीले वीराने में तैनात सेना के एक अधिकारी ने उन दावों के बारे में कुछ कहने की हिम्मत दिखाई है। स्कॉट्सडेल, एरिजोना।
फरवरी 2019। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लिंडा मोल्टन हाउ नौसेना के इस पूर्व फ्लाइट इंजीनियर का इंटरव्यू करने पहुंची, क्योंकि ये अपने समय में अंटार्कटिका में चल रही अजीबोगरीब गतिविधियों के बारे में बात करने को तैयार हो गए थे। यही वो जगह है जहां मेरे आज तक के करियर के एक सबसे अहम गवाह रहते हैं। वो मेरे साथ बात करने को तैयार हैं। अंटार्कटिका में काम करते वक्त उनके साथ जो हुआ था उसका सच बताने को तैयार हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मैं उम्मीद कर रही थी कि कुछ लोग सेना की पुख्ता जानकारियों के साथ सामने आएंगे और तब हमें उनसे सरकार की नाना के बजाय उन मामलों से जुड़े तथ्य और उनकी सच्चाई का पता चलेगा। मैं कुछ ऐसी बातें जानता हूं जिनके बारे में दूसरे लोगों को भी पता होना चाहिए। उन्होंने अपना चेहरा और आवाज छिपाने की शर्त रखी और कहा कि उन्हें ब्रायन के नाम से पुकारा जाए। उनकी यूनिट उस वक्त बिल्कुल दक्षिणी छोर पर अमेरिकी मैकमर्डो स्टेशन पर रॉस आइलैंड में तैनात थी। ये एक ऐसा लॉजिस्टिक्स हब है जो इस महाद्वीप पर मौजूद हर वैज्ञानिक आउटपोस्ट के लिए काम करता है। ब्रायन, मुझे बताइए आप नेवी में कब गए और अंटार्कटिका में आपको कब भेजा गया? मैं जुलाई 1976 में नेवी में भर्ती हुआ था। अंटार्कटिका जाने के लिए खुद को वॉलंटियर करना पड़ता है। वो कोई ड्यूटी स्टेशन नहीं है जहां जाने के लिए आपको ऑर्डर दिया जाए। मुझे अंटार्कटिका डेवलपमेंट स्क्वाड्रन 6 से ऑर्डर दिए जाते थे, जिसे VXE-6 भी कहते हैं। और उसके मिशन को आमतौर पर क्या कहा जाता है, ये बताइए। हमारा मिशन दरअसल आउट कैंप्स तक सप्लाई पहुंचाना था। मैकमर्डो स्टेशन से साउथ पोल तक मौजूद सभी साइंस पार्टीज तक सामान पहुंचाना। आप हमें उस रास्ते के बारे में बताइए। आप लोगों ने उस रास्ते पर बार बार क्या देखा था? 1995-96 के सीजन में मेरे क्रू ने पोल तक के कई चक्कर लगाए थे। आमतौर पर हम कार्गो रीसप्लाई और पर्सनल सामान लेकर जाते थे, मगर उस सीजन के पहले वहां हमसे पहले काम कर रहे लोगों ने बताया कि अगर हमें वहां कोई उड़ती हुई चीज नजर आए तो हमें उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना है। आप जानते थे कि वहाँ कुछ है जिसके बारे में लोग चेतावनी दे रहे थे, पर आपने उसे देखा नहीं था। दिसंबर के आसपास हमने मैकमर्डो से एक मिशन के लिए उड़ान भरी। पीछे बैठा मेरा लोड मास्टर उस वक्त इंटरकॉम पर ICS के संपर्क में था और उसने कहा हमारे बाईं तरफ कुछ है जो काफी तेज चमक रहा है। मैं भी फौरन फ्लाइट डेक पर गया और बड़ी बड़ी खिड़कियों से बाहर देखने लगा तो मुझे वो छोटी छोटी डिस्क के आकार वाली चीजें नजर आईं। मेरे ख्याल से वो 4 या 5 थी और जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तब मुझे ऐसा लगा कि वो पहाड़ की एक चोटी पर स्थिर खड़ी हैं। मगर तभी उनमें से एक ने अचानक ही टेक ऑफ किया और बेहद तेज रफ्तार से उड़ती हुई वो चीज पहाड़ की एक दूसरी चोटी पर जाकर रुक गई। उसके बाद दूसरी ने उड़ान भरी और वहीं चली गई जहां पहली वाली गई थी। आपके पायलट ने क्या कहा? हाँ, बड़ी अजीब बात थी। मेरे पायलट ने इंटरकॉम संभाला और बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा, मैं इतना जानता हूँ कि वो चीजें हमारी तो नहीं है। मैंने कहा हमारी नहीं है, तुम क्या कह रहे हो? ऐसा बार बार होता रहा? हाँ, कम से कम 2 बार तो मैंने ही देखा था। ब्रायन को लगा कि दुनिया को भी पता चलना ही चाहिए कि अंटार्कटिका में कुछ तो बिल्कुल अलग हो रहा है। क्या ये हो सकता है कि ब्रायन ने वहां जिन उड़न तश्तरियों को देखा उनका भी इस खोज से एक रिश्ता हो कि इस बर्फीले महाद्वीप पर जमीन के नीचे से कॉस्मिक रेज निकल रही हैं? जहां तक एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट की बात है तो उनका कहना है कि अंटार्कटिका सिर्फ आज की ही परग्रही गतिविधियों को नहीं छिपा रहा, बल्कि वो मानते हैं कि इसके बारे में उनकी नई खोजों से भी पता लग सकता है जो जमीन के काफी नीचे हुई है। आगे देखिए। इनमें से कुछ गुफाओं का तापमान बेहद ज्यादा था, 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक। इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ अंटार्कटिका में जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी दुनिया है। 21वीं सदी में सैटेलाइट फोटोग्राफी की बदौलत हर वो शख्स अंटार्कटिका की तस्वीरें देख सकता है जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है। 2016 में एक बड़ी ही चौंकाने वाली तस्वीर मिली जिसमें अंटार्कटिक की पर्वतमाला के बीच एक ऐसा मुहाना है जो इंसानों का बनाया लग रहा था। ये एक उपग्रह से ली गई तस्वीर है जिसमें जमीन या पहाड़ों पर बना एक बहुत बड़ा सुराख नजर आ रहा है।
इसे देखकर लगता है कि ये एक खास किस्म के यान के आने जाने के लिए बनाया गया था। इसी तरह से 2018 में इंटरनेट रिसर्चर्स ने एक जगह के कोऑर्डिनेट्स जारी किए और कहा कि साउथ जॉर्जिया के एंटार्क्टिक आइलैंड पर एक उड़न तस्तरी ने क्रैश लैंड किया था। वो तस्वीरें बड़ी चौंकाने वाली हैं, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं थी कि कोई लोगों को उसके बारे में यकीन दिलाना चाहता था, बल्कि आप भी वहां बने स्किड मार्क्स देख सकते हैं और ऐसा लगता है जैसे बर्फ पर कोई चीज फिसल रही थी। मगर उन तस्वीरों को देखने के बाद जिस बात ने लोगों को ज्यादा चौंकाया था वो ये थी कि वो स्किड मार्क्स बिल्कुल सीधे थे। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि उस यान का आकार काफी हद तक उस रहस्यमय खगोलीय पिंड से मिलता है जिसकी खोज अक्टूबर 2017 में हमारे सौर मंडल में घुसने के बाद हुई थी। ओमुआमुआ नाम के उस पिंड को पहले ग्रहिका कहा गया, लेकिन उसका आकार, ट्रेजेक्ट्री और एक्सेलरेशन ऐसी थी कि उन्हें देखकर हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के प्रमुख आवी लोब ने कहा था कि ओमुआमुआ शायद एक परग्रही प्रोब है। उस तस्वीर में एक बड़ा ही अनूठा लंबा ऑब्लॉन्ग ट्यूबुलर शेप्ड क्राफ्ट नजर आ रहा है जो शायद बर्फ पर क्रैश हो गया था और फिर वो उसके ऊपर फिसलता चला गया। देखकर तो यही लगता है कि अंतरिक्ष की सैर करने वाली ग्रहिका ओमुआमुआ असल में एक अंतरिक्ष यान था। उस क्राफ्ट की लंबाई करीब 50 गज थी। ये उसका एक वाइडर व्यू है जो शायद एक एंगल पर नीचे आया था और फिर पहाड़ के बेस से उछलकर आगे गया था, जिससे उसे इतनी गति मिल गई थी कि वो कुछ 100 फुट तक फिसल सके। तस्वीर में पहाड़ भी दिखाई दे रहा है, मगर ये ट्रैक जिस तरफ जा रहा है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस भी नजर आ रही है जो उस अनजान ऑब्जेक्ट से निकली है। फिलहाल तो इस तस्वीर को देखकर हम यही कह सकते हैं कि उसने पहाड़ की तलहटी पर क्रैश लैंड किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से काम कर रहे ऑनलाइन रिसर्चर्स को उस परग्रही यान के कुछ अवशेष मिल जाएं और जमीन के नीचे बने एक परग्रही बेस तक आने जाने का एक रास्ता भी है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि हाँ, जरूर मिल सकता है और वो उनकी बात करते हैं जो रहते तो जमीन पर है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो इस दावे को पुख्ता करती हैं। जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लिंडा मोल्टन हाउ ने नौसेना के एक पूर्व फ्लाइट इंजीनियर जिन्हें हम ब्रायन कह रहे हैं उनसे 2019 में बात की थी, तब उन्होंने उस अनूठे नो फ्लाई जोन के बारे में बताया था जिसे उन्होंने अंटार्कटिका में काम करते वक्त देखा था। ब्रायन के मुताबिक 1985 के अक्टूबर में एक रोज मैकमर्डो डिस्पैच के पास एक इमरजेंसी कॉल आई। उनके पास एक मेडिवैक कॉल आई थी जो ऑस्ट्रेलिया के डेविस कैंप से की गई थी, जो ईस्ट अंटार्कटिका के दूर वाली छोर पर है। वो एक इमरजेंसी थी और उन्हें लंबा सफर तय करना था। डेविस कैंप में एक वैज्ञानिक एक बॉयलर में हुए विस्फोट से बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। उन्हें ईंधन लेने के लिए दक्षिणी ध्रुव पर रुकना था और उस वक्त ब्रायन के क्रू को उस घायल वैज्ञानिक तक पहुंचने में कम से कम 6 घंटे लगने वाले थे। मगर उनसे साफ साफ कहा गया कि वो एक एयर सैंपलिंग स्टेशन के ऊपर से उड़ान न भरे, जबकि वो एक बिल्कुल सीधा रास्ता था। हमें ऑर्डर्स दिए गए थे कि हम दूसरे रास्ते से जाएं, मगर उसके लिए हमें उस एयर सैंपलिंग स्टेशन से करीब 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। हमारे साथ मौजूद ऑफिसर्स ने कहा हम सीधे उस एयर सैंपलिंग स्टेशन के ऊपर से जाएंगे, जिससे हम अपना आधा घंटा बचा सकते थे। वो एक नो फ्लाई जोन था। पोल के करीब वो इलाका खास तौर पर इसी वजह से नो फ्लाई जोन था। लेकिन जिस जगह पर उस एयर सैंपलिंग स्टेशन के होने की बात कही गई थी, वहां इस क्रू ने वो देखा जिसके ऊपर उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। वहां एक बहुत बड़ा निशान दिखाई दे रहा था जो बर्फ में बने एक बड़े से सुराख जैसा था, और वहीं बर्फ पर एक रैंप भी था जो सीधे उस मुहाने के अंदर तक गया था। प्लेटो बिल्कुल फ्लैट है, वहां कोई भी गड्ढा नहीं है, मगर वहां हमें बर्फ में बना एक बड़ा सा सुराख नजर आया जो वहां होना नहीं चाहिए था। ब्रायन का अंदाजा था कि उस मुहाने का व्यास करीब 300 फुट था, एक फुटबॉल फील्ड जितना। उन्होंने जो देखा था उसके ऊपर हैरानी जताती हुई ये टीम डेविस की तरफ बढ़ती चली गई। उन्होंने घायल वैज्ञानिक को लिया और मैकमर्डो स्टेशन की तरफ लौट गए। जब हम वापस लौट रहे थे तब भी हमने वही रास्ता चुना, लेकिन तभी हमारे पास एक फोन आया कि तुम लोग उस रास्ते पर मत जाना जिससे पोल से डेविस तक गए थे। तुम्हें करीब 30 डिग्री पर दूसरी तरफ से जाना है। हमें इसकी कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन हम मजबूर थे।
और इसी वजह से उस घायल वैज्ञानिक की भी रास्ते में ही मौत हो गई। जब उनका यान मैकमर्डो स्टेशन पर उतरा तो पूरे क्रू को सीनियर कमांडर के ऑफिस में ले जाया गया। वहां उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि उन्होंने जिस जगह के ऊपर से उड़ान भरी थी उसके बारे में कभी अपना मुंह नहीं खोलेंगे। उनकी बात सुनने के बाद मैं सोचने लगा, आखिर वो क्या चीज है जो हमें नहीं देखनी चाहिए थी, क्योंकि हमें तो बर्फ में बना एक सुराख ही दिखा था। अगर वो मुहाना कुदरती तौर पर बना था तो आखिर सेना के उच्च अधिकारी उसके ऊपर इतनी तवज्जो क्यों दे रहे थे? बहुत से लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका में जमीन के नीचे कई बेसिस बने हैं और सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरों में वो पहाड़ी इलाके भी नजर आते हैं जिनमें इस तरह के कुदरती मुहाने बने हैं, ऐसी खिड़कियां जिनका आकार उड़न तश्तरियों से मिलता जुलता था। क्या ये कहा जा सकता है कि अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे शायद कुछ खुफिया परग्रही बेसिस बने हैं? हैरानी की बात यह है कि हाल के कुछ वर्षों में मुख्य धारा के विज्ञान ने भी बर्फ के नीचे इंसान के रहने लायक जगह होने की तस्दीक की है। माउंट एरेबस, रॉस आइलैंड, अंटार्कटिका। 2017 ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस सक्रिय ज्वालामुखी के बेहद करीब बर्फ में बनी कई गुफाओं के मौजूद होने की बात कही थी। ये ऐसी जगह बनी है कि बर्फ के नीचे ग्लेशियर से बनी इन गुफाओं में कुछ ऐसा है जो आमतौर पर इस बर्फीले वीराने में नजर नहीं आता। यहाँ कुछ जगहों का तापमान इतना है कि वहाँ जीव बड़े आराम से रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने यहाँ कुछ ऐसी गुफाएं ढूंढ निकाली थी जो अंदर से बिल्कुल खोखली थी और उन गुफाओं में बड़े आराम से जीव रह सकते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन गुफाओं में कुछ के अंदर का तापमान तो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक था। 22 डिग्री अंटार्कटिका में? माउंट एरेबस भी अंटार्कटिका में मौजूद 90 से ज्यादा ज्वालामुखियों में से एक है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की बदौलत वैज्ञानिकों ने इसके आसपास कुछ और गुफाएं खोज निकाली हैं और कहते हैं कि उनमें से कुछ तो मैनहट्टन द्वीप जितनी बड़ी हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि अंटार्कटिका की जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी दुनिया है। उसका इस्तेमाल दूसरी दुनिया के जीव करते थे क्योंकि वो बने बनाए बेसिस थे जमीन के नीचे, बाहर की दुनिया की नजरों से दूर। तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि कुदरती रूप से गर्म इन गुफाओं में परग्रही जीव रहते थे? अंटार्कटिक की बर्फ की मोटी चादर के नीचे मौजूद इन दोनों गलियारों की मौजूदगी और इस बर्फीले महाद्वीप पर परग्रही जीवों के रहने की बात नई नहीं है। कुछ तो ये भी मानते हैं कि यह सिलसिला दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में शुरू हुआ था, जब यहाँ एक खुफिया नाजी अभियान किया गया था। आगे देखिए। नाजीज को बर्फ के नीचे मौजूद कुछ गुफाएं मिली थीं। जर्मन्स ने देखा था कि साउथ पोल पर कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं जो इंसान तो नहीं है। हैम्बर्ग, जर्मनी, दिसंबर 1938। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था और अडोल्फ हिटलर बड़े खुफिया तरीके से ऐसी प्राचीन चीजें ढूंढ रहे थे जिनमें बड़ी अद्भुत शक्तियां थीं। इसी कोशिश में 17 दिसंबर को उन्होंने एक जर्मन फ्रेटर MS श्वाबनलैंड को अंटार्कटिका में एक स्थायी बेस बनाने के बेहद खुफिया मिशन पर भेजा। लेकिन सवाल यह है कि हिटलर आखिर अंटार्कटिका में एक मिशन के लिए अपने संसाधनों के साथ साथ सेना के अधिकारियों को क्यों भेज रहे थे, जबकि वो युद्ध की तैयारी कर रहे थे? नाजी जर्मनी में क्या हुआ था, इसे समझने के लिए थूले सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी है। वो समाज मानता था कि वो दरअसल ऐसे लोग हैं जो उन जीवों से भी बात कर सकते हैं जो मूल रूप से किसी और दुनिया के थे। हिटलर की नाजी पार्टी को इन अलौकिक माध्यमों से पता चला कि अंटार्कटिका में एक प्राचीन सभ्यता या ऐसे बेसिस हैं जहां से उसे बड़ी उन्नत टेक्नोलॉजीज मिल सकती हैं। नाजीज को बर्फ के नीचे इनमें से कुछ गुफाएं मिली थी और उनमें से कुछ में सिर्फ पनडुब्बियों के जरिए ही पहुंचा जा सकता था। कहते हैं कि जर्मन नेवी ने अंटार्कटिका की बर्फ की मोटी परतों के नीचे उन विशाल गुफाओं तक पहुंचने के रास्ते ढूंढ लिए थे और इसके बाद उसने अंटार्कटिक की बर्फ के नीचे अपने वो बेसिस बना लिए।
तो क्या एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे मौजूद ये एक दूसरे से जुड़ी गुफाएं नाज़ियों से जुड़ी उन अफवाहों की पुष्टि करती हैं जिन्हें मुख्य धारा के इतिहासकारों ने सिरे से कोरी कल्पना कहा था? और अगर ये सही है तो क्या नाज़ियों ने इस बर्फीले वीराने में कोई बहुत ही अहम चीज ढूंढ ली थी? एक थियरी तो यह है कि जब जर्मन्स साउथ पोल पर खोज कर रहे थे तब उन्हें यहां और भी अलग जीव मिले थे जो इंसान तो नहीं थे, और उनके साथ मिलकर जर्मन्स ने एंटार्क्टिका में एक बेस बना लिया। 1945 में नाज़ियों की हार के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ बड़े ही आला नाज़ी वैज्ञानिकों को अपने लिए काम करने को कहा, लेकिन उनमें से कई बाद में एंटार्क्टिका में अपने खुफिया मिशन पर निकल पड़े। क्या यह हो सकता है कि दुनिया की इन दो उभरती हुई महाशक्तियों को भी जीवों की जानकारी थी जिनके बारे में नाज़ी जानते थे, या वो दक्षिणी ध्रुव पर उन परग्रही जीवों के संपर्क में आए थे? 26 अगस्त 1946 अमेरिका ने अपना एक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। नाम था ऑपरेशन हाई जंप, जो दक्षिणी ध्रुव पर गया था। उसके मुखिया थे बड़े मशहूर नौसेना अधिकारी और खोजकर्ता एडमिरल रिचर्ड बर्ड। एडमिरल रिचर्ड बर्ड यूएस नेवी के एक बहुत ही अहम एडमिरल थे। वो एनापोलिस की यूएस नेवल एकेडमी से ग्रेजुएट थे। पहले विश्व युद्ध में लड़े थे और युद्ध के बाद वो एक खोजकर्ता बन गए। 1926 में बर्ड दुनिया भर में सुर्खियों में छा गए। उन्होंने नेवी चीफ एविएशन पायलट क्लॉयड बेनेट के साथ पहली बार उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरी थी। अपनी इन कोशिशों की बदौलत इन दोनों ने कांग्रेशनल मेडल ऑफ ऑनर हासिल किया था। बाद में बर्ड ने सिर्फ 41 साल की उम्र में सबसे पहले अकेले ही दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरी, और इसके बाद वो अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सबसे कम उम्र में एडमिरल बन गए। 1946 में बर्ड को ऑपरेशन हाई जंप पर भेजा गया, जो एंटार्क्टिका में आज तक का सबसे बड़ा अभियान था। उस अभियान में 13 जहाज, 33 विमान और 4700 जवान शामिल थे। अमेरिकी नेवी ने एडमिरल बर्ड के नेतृत्व में जहाजों का एक पूरा बेड़ा भेजा था और वो 9 महीने बाद एंटार्क्टिका से वापस आए। जाहिर है उन्होंने एंटार्क्टिका में एक छोटी सी लड़ाई भी लड़ी थी, शायद थर्ड राइक के बचे खुचे जवानों से या शायद परग्रही जीवों से भी। कई जगह चर्चा है कि पानी के नीचे से यान बाहर आते और उन पर हमला करते थे। उन उड़न तश्तरियों के मुकाबले में बर्ड के ऑपरेशन हाई जंप को करारी शिकस्त मिली थी। मार्च 1947 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लिखा था कि हमें एक नया दुश्मन मिला है जो एक से दूसरे ध्रुव तक पलक झपकते पहुंच जाता है। क्या ये कहा जा सकता है कि परग्रहियों के साथ अमेरिकी सेना के मुकाबले की कहानी और उन यानों का सामना करने की बात सच्ची हो सकती है, जो देखते ही देखते दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव तक पहुंच जाते थे? 2018 में बर्ड के उस अद्भुत दावे के 70 साल बाद एक उपग्रह से ली गई एक तस्वीर में एक विमान का कंडेंस्ड वाटर ट्रेल या एक कॉन्ट्रेल नजर आया, जो सिर्फ उसी चीज से बन सकता है जो बहुत ही तेज रफ्तार से उड़ रही हो। वो निशान लॉन्जिट्यूडनली नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक बना था, यानी करीब 20,000 किलोमीटर दूर तक। एक कॉन्ट्रेल ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक अपने आकार को बनाए रख सकता है, लेकिन ज्यादातर तो 15 मिनट के अंदर ही गायब हो जाते हैं। कोई ऐसा विमान जिसकी रफ्तार कम से कम 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी आज के सबसे तेज रफ्तार विमान से 10 गुना ज्यादा, वही एक ऐसा कॉन्ट्रेल बना सकता है जो दुनिया के एक से दूसरे छोर तक बिना टूटे पहुंच जाए। आज ये नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि ये काम कोई ऐसी चीज ही कर सकती थी जो पूरी दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी एक से दूसरे पोल तक उस कॉन्ट्रेल के गायब होने के पहले कुछ ही मिनट में पहुंच जाए। वो निशान जिस किसी चीज से भी बना था उसकी रफ्तार माक 10 से ज्यादा थी। माक 10 का मतलब है करीब 1,15,000 किलोमीटर प्रति घंटा। वो शायद उससे भी ज्यादा रफ्तार से उड़ रही थी। हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसी चीज थी जो हमने आज तक नहीं देखी। उस तस्वीर को ऑनलाइन शेयर करने के बाद माइकल ब्रैडबरी को
लोगों के जवाब मिले जिनमें उन्होंने उसे देखने की बात कही थी और अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने तस्वीरें भी भेजी थी। उन तस्वीरों में भी नीचे एक कमाल का कॉन्ट्रेल बना था। लोगों ने उसे नीचे से देखा था, जमीन पर से, और उन्हें वही चीज नजर आई थी। जब मैंने उसे देखा तब मेरे दिमाग में एडमिरल बर्ड की कही बात आई। एडमिरल बर्ड ने कहा था, इस बात की पूरी संभावना है कि हमारे ऊपर एक बहुत तेजी से उड़ने वाली चीज से हमला हो और वो एक से दूसरे पोल तक बहुत तेज रफ्तार से पहुंच सकती हो। क्या ये कहा जा सकता है कि एडमिरल बर्ड और अमेरिकन सेना ने अंटार्कटिका में किसी परम-रही टेक्नोलॉजी का सामना किया था? उस टेक्नोलॉजी का जिसकी खोज दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में नाज़ियों ने की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आज भी उस टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा हो और वो परम-रही आज भी बर्फ के नीचे मौजूद हो? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं कि यह सच है और उनका कहना है कि अंटार्कटिका में काफी लंबे समय से परग्रहियों की मौजूदगी के सबूत एक विवादों से भरी थियरी की तहकीकात से मिल सकते हैं। आगे देखिए। इस नक्शे में बिना बर्फ वाला अंटार्कटिका दिख रहा है। इसका मतलब है कि उस वक्त अंटार्कटिका साउथ पोल पर नहीं था जब ये नक्शा बनाया गया था। इस्तांबुल, टर्की। यहाँ के टोपकापा पैलेस म्यूजियम के आर्काइव्स में रखा है कि हिरनी की खाल का टुकड़ा जिसके ऊपर बड़ी बारीकी से दुनिया का नक्शा बनाया गया है। दुनिया का ये बेहद सटीक नक्शा बनाया था महान ऑटोमन नक्शा नवीस एडमिरल पेरी रीस ने, और ये नक्शा 1513 ईस्वी में बनाया गया था। इस नक्शे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें अंटार्कटिका भी है जिसकी खोज आधिकारिक रूप से उसके 260 साल बाद हुई थी, और वो खोज की थी ब्रिटिश खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक ने। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उस नक्शे में इस महाद्वीप को बिना बर्फ वाला दिखाया गया है। पेरी रीस ने कहा था कि उन्होंने जो नक्शा बनाया है वो असल में कई दूसरे नक्शों का एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, और उन्हें उन नक्शों से जो भी जानकारियां मिली थीं वो सब पेरी रीस के उस नक्शे में शामिल थी। उस नक्शे में सबसे चौंकाने वाली बात है वो अंटार्कटिका जहां बर्फ नहीं थी। इससे एक सवाल अपने आप खड़ा होता है कि वो नक्शा किसने बनाया था जिसमें वो अंटार्कटिक कोस्ट लाइन दिख रही है जो बर्फ के अंदर सामने के पहले थी। पेरी रीस ने प्राचीन रिकॉर्ड्स भी देखे थे। हम यकीनन तौर पर तो नहीं जानते कि उन्हें वो कहां से मिले थे, मगर शायद वेटिकन से मिले हों। वेटिकन लाइब्रेरी में बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन रिकॉर्ड्स रखे हैं और मेरा अंदाजा है कि एडमिरल पेरी रीस को उनमें से ही कुछ नक्शे मिल गए थे। उनसे साफ जाहिर था कि प्राचीन विश्व के लोग भी अंटार्कटिका को जानते थे, मगर तब वो आज की तरह बर्फ की 3 किलोमीटर मोटी परत के नीचे नहीं दबा था। उस नक्शे में अंटार्कटिका की वो असली जमीन नजर आ रही है जो आज बर्फ के नीचे दफन है। ऐसे में एक सवाल उठाना लाजमी है, आखिर वो बर्फ के नीचे कैसे गया? इस सवाल के दो जवाब हो सकते हैं। एक तो ये कि वो नक्शे उन लोगों ने बनाए थे जिनके पास रेडार टेक्नोलॉजी थी, और अगर ये बात सही है तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये काम परग्रही जीवों का था, क्योंकि आज से 1000-2000 साल पहले आखिर वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और किसके पास हो सकती थी? दूसरा जवाब ये हो सकता है कि शायद वो नक्शा उस वक्त बनाया गया हो जब अंटार्कटिक में बर्फ की मोटी परत नहीं बिछी थी। इसका मतलब तो एक ही है कि तब अंटार्कटिका साउथ पोल पर नहीं था जब ये नक्शा बनाया गया था। इस थ्योरी के सबसे बड़े समर्थक थे चार्ल्स हैपगुड, जो मैसाचुसेट्स के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर थे, और तभी उन्होंने पहली बार पेरी रीस के नक्शे से जुड़ी दुविधा के बारे में सुना था। 1958 में उन्होंने अपनी किताब अर्थ शिफ्टिंग क्रेस्ट में साफ साफ दावा किया था कि पृथ्वी की पपड़ी में आए एक बहुत बड़े बदलाव के पहले अंटार्कटिका में बर्फ नहीं थी, और वो बदलाव हुआ था पिछले आइस एज के आखिरी दिनों में, करीब 12,000 साल पहले। हैपगुड की पपड़ी में आए उस बहुत बड़े बदलाव की बात का मतलब है कि कुछ 100 साल पहले तक अंटार्कटिका असल में एक टेम्परेट जोन था, और फिर वो शिफ्ट हुआ और बहुत जल्द ही एक बर्फीला वीराना बन गया।
मुख्य धारा के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि महाद्वीप अपनी जगह बदल लेते हैं और एंटार्क्टिका भी कभी ज्यादा गर्म लैटिट्यूड में था। उनके मुताबिक उसे दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में लाखों साल लगे होंगे, जबकि हैपगुड के मुताबिक कुछ ही दिन या फिर सिर्फ कुछ ही घंटे। हैपगुड ने कहा था कि जब पृथ्वी की पतली पपड़ी सतह पर और आगे खिसकी तब उससे बहुत बड़े बदलाव हुए और उसकी वजह से समंदर में तूफानी लहरें उठी और भूकंप आए और फिर अचानक ही जो जगह नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर नहीं थी वो भी वहां पहुंच गई। अगर हैपगुड की थ्योरी सही है तो क्या गर्म एंटार्क्टिका में रहने वाली एक प्राचीन परग्रही सभ्यता एक विनाश में खत्म हो गई थी? और अगर ये बात सही है तो क्या उसके सबूत उन रहस्यमय ढांचों से मिल सकते हैं जो बर्फ के नीचे से निकल रहे हैं? नौसेना के पूर्व फ्लाइट इंजीनियर ब्रायन से बातचीत करते समय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लिंडा मोल्टन हाउ को एक ऐसी अनोखी घटना के बारे में पता लगा जो नवंबर 1995 में तब हुई थी जब उन्होंने वैज्ञानिकों की एक टीम को मैरी बर्ड लैंड में मौजूद एक नई रिसर्च साइट तक पहुंचाया था। उन्हें वहां गए 3 या 4 हफ्ते ही हुए थे जब अचानक ही मैकमर्डो के साथ उनका संपर्क टूट गया। उनकी कई ऐसी कम्युनिकेशन विंडोज मिस हो गई थीं जिनके जरिए उन्हें रोज बात करनी थी। हमें आदेश मिला कि हम वहां जाकर देखें कि उस कैंप में सब ठीक तो है। हम उस जगह पर गए और काफी देर तक उस कैंप के ऊपर चक्कर लगाते रहे मगर वहां हमें कोई नहीं दिखा। अच्छा। इसके बाद हमने लैंड किया और अपने नेविगेटर को वहां के कैंप मैनेजर को ढूंढने के लिए भेजा। वापस लौटकर उसने बताया कि वहां कोई नहीं है। उसके बाद हमें मैकमर्डो वापस लौटने का आदेश मिला। हमने उड़ान भरी और मैकमर्डो लौट आए। वहां काम कर रहे वैज्ञानिक एक हफ्ते से ज्यादा समय तक गायब रहे थे और इतने समय तक एंटार्क्टिक के इन बीहड़ों में बिना छत और खाने के जिंदा रह पाना भी बहुत मुश्किल था। मगर एक हफ्ते के बाद मैकमर्डो डिस्पैच को उस टीम ने संपर्क किया तो सब हैरान रह गए। वो बिल्कुल सही सलामत अपने कैंप में लौट आए थे। ब्रायन के स्क्वाड्रन को उन्हें वहां से लाने का आदेश मिला। हम वहां उतरे और अपने एयरक्राफ्ट का पिछला हिस्सा खोल दिया। ये देखते ही वो अपना सामान लिए बिना भागे और आनन फानन में एयरप्लेन के अंदर आकर बैठ गए। उसके बाद हमें बाहर जाकर उनका सामान लाने जाना पड़ा क्योंकि वो दोबारा प्लेन के बाहर नहीं जाना चाहते थे। आपने C-130 में काम कर रहे उन वैज्ञानिकों के चेहरों पर क्या प्रतिक्रिया देखी थी? वो बहुत डरे हुए थे। मैं बस यही कह सकता हूँ कि वो बुरी तरह से डरे हुए थे। वो हमसे भी बात नहीं कर रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मैंने एक वैज्ञानिक से पूछा भी था, आप लोग एक हफ्ते तक कहाँ रहे? उसने मेरी तरफ देखा मगर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बस मुझे देखता रहा मगर उसने एक शब्द भी नहीं बोला। आपने सेना में काम किया है, क्या उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि वो लोग दहशत में थे? हाँ, उनके बारे में ये कहना ज्यादा सही होगा। वो वाकई काफी दहशत में थे। लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से वो बहुत डर गए थे और उनके चेहरे के भाव देखकर मुझे भी लगा था कि वो बहुत ज्यादा दहशत में थे। हैरानी की बात यह थी कि जब उनका विमान मैकमर्डो स्टेशन के रनवे पर टैक्सी कर रहा था तभी वहां एक खास ट्रांसपोर्ट व्हीकल आया। वैज्ञानिकों को फौरन एक निजी विमान से क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड भेज दिया गया। ब्रायन और उनकी टीम को यह पता नहीं लग पाया कि वो वैज्ञानिक कहां गायब थे और उन्हें इतनी जल्दी में अंटार्कटिका से क्यों भेजा गया। जब आप इस पूरे मिशन के दौरान वहां रहे और खाए पिए और वैज्ञानिक वहां से गायब रहे, तब उन मुहानों और सिल्वर डिस्क के बारे में लोगों का क्या कहना था? शहर भर में तो लोग यही कह रहे थे कि उन वैज्ञानिकों को परग्रहियों ने अगवा कर लिया था और इस बात की शुरुआत एक मजाक के तौर पर हुई थी। अच्छा। कुछ वैज्ञानिकों ने भी कहा था कि मैरी बर्ड लैंड पर उनका सामना कुछ परग्रही जीवों से हुआ था और उसके बाद ही वो वहां से गायब हो गए थे। अच्छा। अगर ब्रायन की बातें सही हैं और आज भी अंटार्कटिका में परग्रही जीव हैं, तो क्या यह कहा जा सकता है कि वो यहाँ शायद सैकड़ों या हजारों साल से रह रहे हैं? जुलाई 2018 में लिंडा मोल्टन हाउ ने एक और शख्स से बात की जो इस शर्त पर अंटार्कटिका के बारे में कुछ गोपनीय बातें बताने को तैयार हुए
कि उनकी असली पहचान को छिपा कर रखा जाएगा। वो थे एक रिटायर्ड नेवी सील जिनका नाम उन्होंने स्पार्टन 1 रखा, और उन्होंने लिंडा मोल्टन हाउ को एक ऐसी प्राचीन इमारत के बारे में बताया जिसे उन्होंने उस वक्त देखा था जब वो दक्षिणी ध्रुव पर तैनात थे। उस वक्त मैं नेवल स्पेशल ऑपरेशंस का एक फर्स्ट लेफ्टिनेंट कमांडर था। हमें अंटार्कटिका के साउथ ईस्ट कोस्ट पर भेजा गया था, मगर हमें वहां अनऑफिशियली भेजा गया था क्योंकि वो एक रिसर्च रिकॉनेसेंस मिशन था। ऑफिशियली हमें वहां एक खास शख्स को ढूंढना था और उससे मिलने वाली हर जानकारी के साथ वापस लौटना था। ये कब की बात है? अगस्त 2003 की। स्पार्टन 1 ने बताया कि जब वो अपनी टीम के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचे तब उन्हें एक बहुत बड़ा ऑक्टेगनल स्ट्रक्चर नजर आया जो बाहर से निकला हुआ था। उत्सुकतावश वो उसके अंदर जाने की कोशिश करने लगे। हम जिस पहली इमारत के अंदर गए थे उसका ऊपरी हिस्सा बर्फ से करीब 18 फुट बाहर था। बाकी की पूरी इमारत बर्फ के नीचे दफन थी। हर दरवाजे वैसे ही थे, वो भी 18 से 30 फुट तक मोटे थे। हालांकि वो दरवाजे काफी मोटे और भारी थे, लेकिन वो एक उंगली से हल्का सा दबाव डालने पर ही खुल जाते थे। जरा भी रेजिस्टेंस नहीं था। बाहर का तापमान 0 से करीब 40 डिग्री नीचे था, लेकिन उन इमारतों के अंदर जाने के बाद तापमान करीब 20 से 22 डिग्री तक रहता था। उनकी छतें, गलियारे और फर्श कैसे थे? उनमें बाहर से रोशनी आ रही थी, मगर हमें उस लाइट का सोर्स नहीं मिला। वो रोशनी बहुत हल्के हरे रंग की थी। वहां की दीवारें तरह तरह के हाइरोग्लिफिक्स से सजी थीं, मगर वैसे हाइरोग्लिफिक्स मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। क्या ये माना जा सकता है कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के नीचे सचमुच वो रहस्यमय इमारतें थीं? क्या हमारे अतीत में किसी उन्नत परग्रही सभ्यता ने ये इमारतें बनाई थी? हाल में ही इस महाद्वीप पर जिस तरह से उड़न तश्तरियों की गतिविधियां नजर आईं, उन्हें देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि जिस किसी ने भी ये इमारतें बनवाई थी वो आज भी उसके आसपास ही रह रहे हैं? शायद इससे जुड़े कुछ और सबूत हमें पवित्र बाइबल में छिपी एक बात से मिल सकते हैं। आगे देखिए। वो सभ्यता वही बर्फ में जम गई थी। ये बहुत बड़े बड़े ढांचे हैं और ये तभी बने होंगे जब अंटार्कटिका में बर्फ नहीं थी। बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस इसके चैप्टर 6 वर्स 9 में नोआ और विनाशकारी बाढ़ की चर्चा है। लिखा है कि ईश्वर ने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने के लिए वो विनाशकारी बाढ़ भेजी थी ताकि यहां एक नई शुरुआत की जा सके। इसी कहानी के कई अलग अलग वर्जन्स दुनिया की करीब करीब हर प्राचीन संस्कृति में मिलते हैं। हमें आज से 5000 साल पहले के कुछ ऐसे धार्मिक लेख मिले हैं जिनसे पता लगता है कि तब एक एंटीडिलुवियन सिविलाइजेशन यानी महाबाढ़ से पहले की सभ्यता थी। उसमें ग्रेट फ्लड की बात है और उसमें कई लोगों के जिंदा बच जाने की भी बात है। मेसोपोटामिया में एपिक ऑफ गिलगमेश की बात है तो इजिप्शियंस बात करते हैं एडफू क्रिएशन टेक्स्ट की। प्लेटो ने भी इजिप्शियन से ही जाना था कि एटलांटिस नाम की एक सभ्यता थी जो उनके समय से करीब 9000 साल पहले थी। प्लेटो ने 360 ईसा पूर्व में अपनी 2 किताबों टिमेयस और क्रिटियस में एटलांटिस के लुप्त महाद्वीप के बारे में लिखा था। इतिहासकार और रिसर्चर्स काफी समय से इस बात पर बहस कर रहे हैं कि उस विनाशकारी बाढ़ से पहले की यह सभ्यता सिर्फ मिथकीय है या वाकई उसका अस्तित्व था। इस बहस के आधार पर कहा जा सकता है कि प्लेटो की उस लुप्त सभ्यता के अवशेष दक्षिणी ध्रुव पर मिल सकते हैं। मैं तो मानता हूं कि 13,000 साल पहले अंटार्कटिका में एक बड़ी ही समृद्ध सभ्यता थी जो मूल रूप से अंतरिक्ष से आई थी और उन्होंने अंटार्कटिका के बर्फीले वीराने में अपनी बस्तियां बसा ली। हमारे पास प्लेटो की उन किताबों के रूप में इस बात के कई प्राचीन सबूत हैं जिनमें उन्होंने एटलांटिस के आखिरी दिनों की बात कही है। उनसे हमें यही पता लगता है कि एटलांटिस असल में परग्रहियों की एक समृद्ध बस्ती थी और वो यहाँ पृथ्वी पर बस गए थे और जब पोल शिफ्ट हुआ तब एटलांटिस भी उस जगह पर बर्फ के नीचे दब गया जहाँ आज साउथ पोल है। साइंटिफिक एनोमलीज
रेडार और सैटेलाइट से मिली तस्वीरें, चश्मदीद गवाह, जैसे जैसे उस पहेली की और कड़ियां सामने आ रही हैं, क्या उनकी बदौलत एंटार्कटिक महाद्वीप का वो रहस्य जल्दी ही हल हो पाएगा? और अगर हुआ तो हमें क्या पता लगेगा? आज के कुछ विचारक अब भी यही मानते हैं कि हमें एंटार्क्टिका के बारे में सब कुछ मालूम नहीं है, बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। आज भी यहाँ की बर्फ के नीचे कई बेसेस हैं, कई सभ्यताएं हैं और दुनिया भर की सरकारें उन परग्रही जीवों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। लोग वहाँ दफन आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं, वो प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानते हैं और जो ये भी जानते हैं कि वो परग्रही सभ्यताएं आज भी एंटार्क्टिका में अपना काम कर रही हैं। इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि एंटार्क्टिका में परग्रही जीवों ने अपना होम बेस बना रखा था। वो हमारी दुनिया का एक बर्फीला वीराना है। वहाँ हाल के वर्षों तक कोई नहीं रहता था, उनके लिए ये जगह सही थी। एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे पत्थरों से बना मंदिर दफन हो सकता है। वहाँ कई बायोलॉजिकल मटेरियल हो सकते हैं, वहाँ रहने वालों के अवशेष मिल सकते हैं। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है। क्या हम इस बात की एक झलक देख रहे हैं कि एंटार्क्टिका की बर्फ की चादरों के नीचे पृथ्वी का असली इतिहास दफन है? अगर ऐसा है तो क्या हमें जल्दी ही यह पता लग जाएगा कि दक्षिणी ध्रुव पर परग्रही जीव रहते हैं? शायद जब ये बर्फ का पर्दा हटेगा और हम सच का सामना करने को तैयार होंगे, तब मुमकिन है कि हम भी अपने परग्रही पूर्वजों के रूबरू खड़े हों।